हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज्य व्यवस्था पे। और कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने आर्टिकल 100 तक कंप्लीट कर लिया था, इंक्लूडिंग पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और बाकी अगर आपका कोई भी वीडियो पहले का छूट गया हो तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने क्रिएट कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके आगे, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की कार्यवाही से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब है संसद की कार्यवाही। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइमिंग होता है 11 AM टू 6 PM, मतलब 11 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक। ठीक है, अगर बात करते हैं कार्यवाही की, तो कार्यवाही की जो शुरुआत होती है, कहने का मतलब है कि संसद में जो कार्यवाही की शुरुआत होती है वो होती है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान से शुरुआत होती है जो कि है जन गण मन। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करते हैं संसद की समाप्ति, तो जो समाप्ति होती है वो होती है किस राष्ट्रगीत से, जो कि है वंदे मातरम। ठीक है, मतलब जो कार्यवाही की शुरुआत होगी वो होगी राष्ट्रगान से, और अगर समाप्ति की बात करें तो वो होगी वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रगीत है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद की कार्यवाही, उसको चार अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल, विश्राम काल और संसदीय प्रस्ताव या फिर चर्चा। तो अगर बात करते हैं प्रश्नकाल के इंग्लिश की, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, शून्यकाल कहने का मतलब है 0 आवर। लंच यानी विश्राम, तो ये तो खैर लंच ही रहेगा। और अगर संसदीय प्रस्ताव या चर्चा की बात करें तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंटरी मोशन। ठीक है, तो ये चार अलग अलग इसके टाइप्स हैं। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो जो प्रश्नकाल का टाइमिंग होता है वो होता है 11 AM टू 12 PM। ठीक है, शून्यकाल का जो टाइमिंग होता है वो होता है 12 PM टू 1 PM। लंच होता है 1 घंटे का, जो कि 1 PM टू 2 PM। ठीक है, और जो संसदीय प्रस्ताव है ये थोड़ा लंबा होता है, ये होता है 2 PM टू 6 PM। क्लियर है? अब बात करते हैं पहला, जो कि प्रश्नकाल का है। तो प्रश्नकाल को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो कि पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न का इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चन। अतारांकित मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चन। और अल्प सूचना प्रश्न मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न काल को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, शून्य काल छोटा सा है, लंच में तो कुछ पढ़ना है नहीं। अब बात करते हैं जो मेन है विशेषाधिकार प्रस्ताव, तो इसका इंग्लिश होता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन। दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मतलब कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन। तीसरा है कार्यस्थगन प्रस्ताव, मतलब एडजर्नमेंट मोशन। इसके बाद है धन्यवाद प्रस्ताव, इसका इंग्लिश हो जाएगा मोशन ऑफ थैंक्स। निंदा प्रस्ताव मतलब सेंसियर, CENSURE, सेंसियोर मोशन। ठीक है, इसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन।
वैसे जो हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस मोशन, वो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स इसके पढ़ने वाले हैं। इसमें आप एक और इसमें नोट कर सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, जिसका इंग्लिश होगा कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें और भी होता है, जैसे कटौती प्रस्ताव, ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं प्रश्न काल पे। ये है पहला टाइप, मतलब प्रश्न काल, कहें तो क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब नाम से क्लियर है कि प्रश्न काल में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका जो टाइमिंग है, मतलब सुबह 11 बजे से 12 बजे का समय जो है वो प्रश्न काल कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सूचना कम से कम 10 दिन पहले महासचिव को दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन पूछना है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसकी सूचना है, वो 10 दिन पहले, मतलब कम से कम 10 दिन पहले, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो 10 दिन पहले महासचिव को दी जाती है। और कल मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का अपना एक सेक्रेटेरिएट होता है, जिसका जो प्रधान होता है वो महासचिव होता है, और राज्यसभा का भी सेम केस है, ठीक है। तो ये क्लियर है पॉइंट। अगला कहता है कि इसमें सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री के से 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं। मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सांसद होते हैं, तो वो जो है सो जिस विभाग का क्वेश्चन है तो उसके जो रेस्पेक्टिव मिनिस्टर हैं उससे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है तारांकित प्रश्न, मतलब स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, मतलब नाम से क्लियर है, मौखिक मतलब क्या बोला, ओरली, मतलब आपको जो इसमें आंसर है वो ओरली देना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो आंसर मिलता है वो मौखिक रूप से मिलता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि प्रश्न मौखिक पूछा जाता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मौखिक तौर पे ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला है, इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। मतलब इसमें लिमिट कुछ ऐसा है कि एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन। और मेंबर्स का भी लिमिट होता है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई एक मेंबर जो है सो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पूरक प्रश्न क्या होता है, तो ये होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब देखिए ये होता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन का जवाब मिला, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको जो जवाब मिला, तो हो सकता है कि आप उस जवाब से सेटिस्फाई ना हो, आपको या तो ठीक से समझ नहीं आया हो, नहीं तो आपको उस जवाब से कुछ कंफ्यूजन हो। तो उस केस में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फिर पूरक प्रश्न कहा जाता है। मतलब कंफ्यूजन के मामले में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसमें यह कहता है कि इसमें प्रश्न हरे रंग के कागज पे लिखा होता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जो क्वेश्चन का जो नोट डाउन किया जाता है क्वेश्चन, वो हरा रंग के कागज पे नोट डाउन किया जाता है, ठीक है, तारांकित प्रश्न के मामले में। तो क्लियर है तारांकित प्रश्न। अब दूसरा है अतारांकित प्रश्न, मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है, तो इसके केस में क्या होता है, अनस्टार्ड के केस में कि रिटन देना पड़ता है। मतलब इसमें था कि मौखिक पूछा जाता है, लेकिन इसके केस में क्या है कि रिटन देना पड़ता है आपको, इसमें मौखिक का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन का लिमिट 20 था, लेकिन इस केस में क्या है कि क्वेश्चन का लिमिट 230 है, 230 से ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है।
अगला कहता है इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मतलब इसमें सब कुछ तो आपको रिटन फॉर्म में हो रहा है, तो पूरक प्रश्न कब पूछा जाता है? जब ओरली बात चल रहा हो, मतलब मौखिक तौर पे अगर क्वेश्चन आंसर हो रहा है तब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जरूरत पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपको सब कुछ लिखित हो रहा है, हर कुछ रिटन फॉर्म में है, तो इसमें पूरक प्रश्न जो यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जाता है। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, अनस्टार्ड के केस में, कि जो प्रश्न वो सफेद कागज पे लिखा जाता है। इसमें क्या था कि हरा रंग के कागज पे लिखा जाता है, लेकिन जो अनस्टार्ड है उस केस में सफेद कागज पे क्वेश्चन लिखा जाता है। क्लियर है ये? तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इस केस में क्या होता है कि 10 दिन से कम समय में सूचना देकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाते हुए सदस्य प्रश्न पूछते हैं। इसमें केस में क्या होता है कि नाम से भी क्लियर है कि शॉर्ट नोटिस, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो उसके लिए टाइम दिया जाता है वो 10 दिन से कम का टाइम दिया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा को अगर उठाना है, ठीक है, तो उस केस में अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है और सदस्य क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्री को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला पॉइंट कहता है कि इसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है प्लस पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सिंपल सी बात है कि वही बात है कि मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, तो मतलब अगर ओरली बात चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अगर सब कुछ ओरली चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन तो होगा ही। तो उस केस में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि प्रश्न हल्का गुलाबी रंग के कागज में लिखा आता है। मतलब इस केस में क्या है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ आता है वो हल्का गुलाबी लाइट पिंक कलर के कागज पे लिखा आता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इतना को आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले पे। दूसरा है शून्यकाल। ठीक है, जिसको बोलते हैं 0 आवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, मतलब प्रश्न काल जो है सो 11 से 12 हो गया, तो इसका टाइमिंग क्या है, 12 से 1। ठीक है। अब जो शून्य काल का जो नाम है वो भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया है कब, 1962 में। मतलब 1962 के पहले शून्यकाल का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, जो इसका नाम दिया गया है शून्यकाल वो दिया गया है इंडियन मीडिया द्वारा 1962 में। ठीक है। इसमें क्या है कि बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हंगामा इसी काल में होता है। मतलब इसके केस में क्या होता है शून्यकाल में कि बिना कोई नोटिस के, ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न काल में क्या था कि 10 दिन पहले है, चाहे जो भी है, कुछ अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग एक लिमिटेड टाइम था। लेकिन इसमें बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई सूचना के प्रश्न पूछा जाता है और इसी कारण खूब हंगामा होता है संसद में। आप देखते होंगे कि अमित शाह बोलते हैं कि जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हैं आप। तो ये सब जो है वो शून्यकाल में ही होता है। ठीक है, इस तरह के जो हंगामा है वो शून्यकाल में ही होता है। ठीक है। अब तीसरा खैर था लंच, तो उस पर क्या ही चर्चा करेंगे, उसमें तो कुछ है नहीं चर्चा करने लायक। तो अगला आता है क्या, संसदीय प्रस्ताव, यानी कि पार्लियामेंट्री मोशन। अब ये क्या है, ये लंच के बाद का समय है, बता ही रखा है आपको, 2 PM टू 6 PM होता है इसका टाइमिंग। ठीक है। इसमें क्या है कि विभिन्न चर्चाएं तथा प्रस्ताव लाए जाते हैं। संसदीय प्रस्ताव में क्या होता है कि अलग अलग तरह के चर्चाएं होती है इसमें और प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है विशेषाधिकार प्रस्ताव, यानी कि प्रिविलेज मोशन। इसमें क्या कहा गया है कि यह एक नोटिस है जिसे सदन में तब पेश किया जाता है जब किसी सदस्य या मंत्री द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है। और ये मतलब मंत्री पे या सदस्य पे तब आता है जब वो विशेषाधिकार जो उसको मिलता है उसका वो हनन कर रहा हो, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहा हो। जैसे आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, जैसे को सदन में चल रहा है, पूरा चर्चा चल रहा है, ठीक है, और कोई सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछा और मंत्री उसका क्लियर जवाब नहीं दिया, मतलब कि या तो वो कुछ गलत बता दिया, उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसको आधा जानकारी दिया, पूरा बात वो बताना नहीं चाह रहा है। तो इस केस में क्या है कि ये ऑफेंस है, ये एक तरह का अपराध है और इसके लिए जो है सो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है मंत्री के लिए। ठीक है, वही होता है क्या,
विशेषाधिकार प्रस्ताव, और इसके लिए मंत्री को नोटिस भी भेजा जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट कहता है कि यह प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है, मतलब कि आइदर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी उसका मेंबर जो है ये ला सकता है। क्लियर है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसको अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है तथा इसकी पूरी जानकारी होती है अध्यक्ष को। मतलब इसका जो जो लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसका पूरा जानकारी जो है सो अध्यक्ष को रहती है। ठीक है। जो भी रिलेटेड उसके चेयरमैन है, जैसे लोकसभा में क्या है, अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, तो उनको इसकी पूरी जानकारी होगी और उनको परमिशन भी वो देते हैं, मतलब उनसे परमिशन लेना होता है। ठीक है, सहमति। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मतलब कॉल अटेंशन मोशन। ये नाम से क्लियर है, ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान को आकर्षित करेगा। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यह प्रस्ताव संसद के किसी एक संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है या फिर प्रस्ताव लाया जाता है। मतलब नाम से ही क्लियर है कि जैसे कोई सांसद है, सदस्य है, उसको क्वेश्चन करना है किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, और उस बात को है सो बताना है मंत्री को, तो क्या मतलब वो ध्यान को आकर्षित करेगा वो। ठीक है, वही बात इसमें कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह सांसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा या राज्यसभा, मतलब किसी में भी लाया जा सकता है, कोई फिक्स इसका नहीं है। ठीक है। अगला, इस प्रस्ताव में किसी तरह की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ सूचित किया जाता है सार्वजनिक हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय की ओर। मैंने वही अभी बताया है कि इसमें किसी तरह का बहस या फिर चर्चा नहीं होता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कृषि विभाग है, और जैसे जिस क्षेत्र के सांसद हैं वहां पे मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, तब ऐसा तो नहीं है कि जो मंत्री है, कृषि मंत्री, उसको पूरा इंडिया में क्या क्या कृषि का प्रॉब्लम है उसको पता हो, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो रेस्पेक्टेड सांसद होगा वो उस मंत्री को बताएगा, ध्यान को केंद्रित करेगा, ध्यान को आकर्षित करेगा उस प्रॉब्लम को बताकर। ठीक है, तो ये हो गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। तीसरा प्रस्ताव है कार्य स्थगन प्रस्ताव, जिसको बोला जाता है वर्क एडजर्नमेंट मोशन। इसको वर्क एडजर्नमेंट मोशन बोले या फिर सिर्फ एडजर्नमेंट मोशन बोले, बात एक ही है, कार्य स्थगन प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि जब कोई विशेष घटना घटित हो जाए या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब यह प्रस्ताव सदस्य द्वारा लाया जाता है। कहने का मतलब है कि देश में कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन जनरेट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गया देश पे, ठीक है, आपातकाल लग गया, या फिर कोई विदेशी आक्रमण हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि यह प्रस्ताव जो है सो सदस्य द्वारा लाया जाता है, और इसमें यह भी होता है कि वर्तमान में चल रही कार्यवाही को रोककर या स्थगित करके विशेष घटना पर चर्चा किया जाता है। मतलब जो भी ऑनगोइंग चीज पे डिस्कस हो रहा हो पार्लियामेंट में, उसको छोड़ के, और ये जो विशेष घटना है या फिर विशेष जो चीजें हैं उस पर चर्चा किया जाता है। वैसे नाम से भी ये क्लियर होना चाहिए, स्थगन प्रस्ताव या फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव, मतलब कोई भी चीज है, मतलब कोई भी काम है, उसको रोक कर, काम को रोक कर प्रस्ताव लाना। ठीक है। अगला है कि इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाना है तो इसके लिए मिनिमम 50 मेंबर्स का समर्थन होना चाहिए, तभी ये आएगा। ठीक है, क्लियर है कार्य स्थगन। अगला आता है धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब मोशन ऑफ थैंक्स। ये नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद किसको देना है? तो धन्यवाद राष्ट्रपति को देना है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के प्रत्येक सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण कहने का मतलब है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 86, 87, जिसमें 86 कहता है कि राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस, और 87 कहता है कि स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये बात हो रही है आर्टिकल 86 वाले का। ठीक है,
तो आर्टिकल 86 में जब राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के चुनाव के बाद जो भाषण देते हैं, अभिभाषण, उसके बारे में है। तो ये जो प्रस्ताव है, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव, वो उसी के बाद लाया जाता है, ठीक है। और इसको पारित करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। मतलब कम से कम 50% लोग सहमत होने चाहिए कि यह प्रस्ताव को पारित करना है, ठीक है। और अगर यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, ठीक है, 50% सदस्य अपना सहमति नहीं दिए और पारित नहीं हो पाया, तब मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, मंत्री परिषद को रिजाइन करना पड़ सकता है, ठीक है। ये केस है धन्यवाद प्रस्ताव का। क्लियर है? इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। तो नाम से क्लियर है, निंदा मतलब क्या? बुराई करना किसी का, किसी के बारे में बुराई करना। तो ये कहता है कि यह प्रस्ताव समस्त मंत्रिमंडल या किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। मतलब ये जब आएगा तो किसी के अगेंस्ट ही आएगा। तो ये आएगा पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट या फिर कोई एक इंडिविजुअल मंत्री के अगेंस्ट, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि यह प्रस्ताव 50% से अधिक मत से पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। अब निंदा प्रस्ताव का भी सेम केस है कि अगर 50% से अधिक मत अगर पारित हो गया निंदा प्रस्ताव में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब लाया जाता है? ये तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा हो। कहने का मतलब है कि कोई मंत्री है किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कृषि मंत्री है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा हो, मतलब घपला घोटाला कर रहा है, काम पर ध्यान नहीं है, ऐशमौज कर रहा है, तो उस केस में उस पर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन है। क्लियर है निंदा प्रस्ताव? अगला है अविश्वास प्रस्ताव। कहने का मतलब है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या होता है कि इसको लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। मतलब ये जब आएगा तो लोकसभा में ही आएगा, ये राज्यसभा में नहीं आता है, ठीक है। अध्यक्ष इस प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब कम से कम 50 लोकसभा सदस्य लिखित देते हैं। मतलब जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, वो अविश्वास प्रस्ताव पर तभी चर्चा करेंगे, तभी वो सुनते हैं इसके बारे में, जब कम से कम 50 लोग, 50 लोग कहने का मतलब 50 सांसद अपना लिखित सहमति दें। मतलब रिटन में अगर देंगे अपना सहमति, तभी वो इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि यदि प्रस्ताव 50% से पारित हो गया तब सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है। मतलब अगर ये प्रस्ताव 50% से पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने के बाद क्या है? री इलेक्शन, दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, यही है। अब इसके बारे में दो चार इंटरेस्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे देखते हैं। अब अगर पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कब आया, तो ये सबसे पहले आया था 1963 में, ठीक है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सबसे पहले आया था 1963 में। तो ये किसी के खिलाफ ही आया होगा। तो ये आया था अगेंस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में। और लाने वाले कौन थे? लाने वाले थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। खैर वो पारित नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ आया था। और अब तक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो 27 बार आ चुका है, ठीक है। कितना बार आया है? 27 बार। और सबसे ज्यादा किस पे आया है? सबसे ज्यादा आया है 15 बार इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सबसे ज्यादा आया है इंदिरा गांधी के खिलाफ, 15 बार, ठीक है। और मैंने आपको प्रधानमंत्री टॉपिक में पढ़ाया था, जो 8वां प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जो सरकार गिरा था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ही विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा था, जिनका सर्विंग पीरियड था 1989 टू 90, ठीक है।
तो ये कुछ बात हो गया अविश्वास प्रस्ताव को लेके। तो 6 हमारा हो गया। एक और पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं विश्वास प्रस्ताव को। अब देखिए विश्वास प्रस्ताव मतलब 7वां, जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो अविश्वास है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, लेकिन जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाता है। मतलब इसको पक्ष वाला पार्टी ही लाएगा, पक्ष वाली पार्टी। ठीक है, ये लाएंगे विपक्ष के द्वारा और ये आएगा पक्ष वाले पार्टी के द्वारा। और ये कब लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति को डाउट हो कि प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है। ठीक है, यहां लिखेंगे यह तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति को संदेह होता है कि प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है। और जब डाउट होता है तो वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल, मोस्ट केस में प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि बहुमत तो साबित नहीं हुआ, तो बहुमत साबित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री अपने पद पे नहीं रहेंगे, तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, और बात करें सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव किस पे आया? सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव तो ये लाया गया था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह पे ही ये लाया गया था। लेकिन इनके केस में क्या था ना, विश्वास प्रस्ताव आए उसके पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने विश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और 3 और ऐसे रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, जिन पे वीवी गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी मतलब ये टोटल 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन पे विश्वास प्रस्ताव लाया गया और साबित नहीं हो पाया, मतलब पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कहानी है पूरा विश्वास प्रस्ताव की। ठीक है, सबसे पहले आया चौधरी चरण सिंह पे, तो ये क्या किए कि ये मतलब आने से पहले ही रिजाइन कर दिए। ठीक है, और ये तीनों ऐसे हैं जो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और इनको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद की कार्यवाही, जिसको हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ा एक एक पॉइंट के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको लगा, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।